आज का टॉपिक है बुद्धि की विशेषताएं। फर्स्ट, बुद्धि जन्मजात व जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है। थर्ड है, बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बुद्धि आयु व परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बुद्धि में 10 बिंदुओं तक परिवर्तन होता है। बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। उचित प्रकार से उत्तर देना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना आदि योग्यता ही बुद्धि है। सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में समायोजन स्थापित करने की योग्यता ही बुद्धि है। अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि के प्रकार में आएगा थॉर्नडाइक व गेरेट के अनुसार 3 प्रकार की बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि इसे गायक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों व मशीनों से होता है। फिर इसमें अमूर्त बुद्धि इस बुद्धि का संबंध पुस्तक के ज्ञान से होता है। सामाजिक बुद्धि इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलनशीलता से होता है। बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने 1911 में दिया। इसमें एक तत्व होता है सामान्य तत्व। नोट, इस निरकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। सहयोगी है टर्मन व स्टर्नर। द्विव तत्व सिद्धांत प्रवर्तक हैं स्पेयरमैन 1904 द्वारा ब्रिटेन लंदन के। इन्होंने बुद्धि के 2 तत्व बताए। सामान्यता तत्व जन्मजात, विशिष्ट तत्व अर्जित। बाद में स्पेयरमैन एक और तत्व जोड़ दिया और इस सिद्धांत कहलाया त्रितत्व सिद्धांत। बहुतत्व सिद्धांत प्रतिपादक है थॉर्नडाइक USA। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रियाएं करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालों के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्र व गति की चर्चा की है। इस आधार पर यह सिद्धांत कहलाया बालों का सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत परमाणुवादी सिद्धांत कहलाया। समूह तत्व सिद्धांत प्रवर्तक है थर्स्टन USA के। फिर है सन 1938 में पुस्तक है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। इन्होंने के कुल 13 तत्व बताए और इनमें से 7 तत्वों को प्रमुख तत्व बताया। उपनाम है प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत। फिर इसमें आएगा यह है प्रेक्षण तत्व योग्यता S। फिर है अंक योग्यता N। शाब्दिक योग्यता में आएगा V। वाक योग्यता में आएगा वाक योग्यता में W। स्मरण शक्ति आएगा M। तार्किक शक्ति R। पर्यवेक्षण योग्यता P। S प्लस V प्लस S प्लस N प्लस V प्लस W प्लस M प्लस R प्लस P बराबर इंटेलिजेंस। प्रतिदर्श का सिद्धांत सन 1955। प्रवर्तक है थॉमसन, निवासी है USA के। ठीक है। इन उपनाम है नमूना सिद्धांत। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यताओं का थोड़ा सैंपल पाया जाता है। त्रिआयाम सिद्धांत प्रतिपादक है गिलफोर्ड। फिर निवासी है रूस। पद है 3 पद बताए सन 1967। इन्होंने 3 पद बताए। फर्स्ट है संक्रिया या प्रक्रिया। सेकंड है विषय वस्तु या अंतर्वस्तु। थर्ड है उत्पादन या परिणाम। फिर इसमें है संक्रिया या प्रक्रिया।
समस्या समाधान के लिए व्यक्ति मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया या प्रक्रिया कहते हैं। विषय वस्तु या अंतर वस्तु समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु या अंतर वस्तु कहते हैं। उत्पादन या परिणाम समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पादन परिणाम कहते हैं। फिर इसमें गिलफोर्ड है ने सन 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 5 गुना 4 4 गुना 6 बराबर 120। सन 1977 में कोषों की संख्या 5 गुना 5 5 गुना 6 बराबर 150 और सन 1980 में कोषों की संख्या 6 गुना 5 5 गुना 6 बराबर 180। अन्य सिद्धांत है त्रिचापित सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक स्टर्नबर्ग। फिर तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादक है केटल। विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादक है जीन पियाजे। बुद्धि का व्याख्या सिद्धांत प्रतिपादक है हैव। फिर लेवल 1 व लेवल 2 सिद्धांत प्रतिपादक है जॉनसन अफिफ्थ इसमें है 6 नंबर। पदानुक्रमिक सिद्धांत प्रतिपादक है बटल व नरमन। बुद्धि मापन के सोपान वास्तविक आयु CA। फिर मानसिक आयु MA। फिर बुद्धि लब्धि IQ। बुद्धि का इतिहास फर्स्ट है सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में जनता का ध्यान बुद्धि की तरफ खींचा या आकर्षित किया। सेकंड है सर्वप्रथम कैटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में 1890 में मेंटल टेस्ट या मेजरमेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। मानसिक प्रशिक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल ने किया। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड बिने ने 1908 में किया। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टर्मन ने किया। सर्वप्रथम स्टर्नर व कुहलमान ने बुद्धि लब्धि का सुझाव देते हुए सन 1912 में सूत्र दिया M/MC। फिर है संशोधित सूत्र टर्मन के द्वारा 1916 में दिया गया MA/CA गुना 100। बुद्धि परीक्षण का इतिहास फर्स्ट है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से सन 1905 में तैयार किया जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और प्रश्नों की संख्या थी 30। इस परीक्षण में पहला संशोधन सन 1908 में व दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। वह प्रश्नों की संख्या 59 थी। सन 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में टर्मन की अध्यक्षता में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का संशोधन किया गया तथा संशोधित परीक्षण कहलाया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण या टर्मन बुद्धि परीक्षण व प्रश्नों की संख्या 90 है। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज व लाहौर के प्रिंसिपल डॉक्टर CH राइस के द्वारा बनाया गया। डॉक्टर CH राइस ने बिने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण कहलाया हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। यहाँ कथनों की संख्या 35 व उपकथन 7 रखे गए। भारत में HOC.H. राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर झा, डॉक्टर सोहन लाल भाटिया, जय लोटा आदि के द्वारा भी अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। इसमें बुद्धि परीक्षण में आएगा। बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत सामूहिक, व्यक्तिगत में आएगा शाब्दिक अशाब्दिक और सामूहिक में भी शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण
शाब्दिक परीक्षण के होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग होता है बोलकर या लिखकर। अशाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। फिर इसमें आएगा जैसे में आएगा भूल भलैया परीक्षण, ये पोर्टियस ने दिया। वस्तु संयोजन परीक्षण, ये वेसलर ने। चित्र पूर्ति परीक्षण, पेपर पेंसिल। ब्लॉक वेल्डिंग परीक्षण, फिर मनुष्य कृष्णा परीक्षण। विभिन्न भाषी, विकलांग, गूंगे, बहरे, अंधे, अनपढ़ तथा सैनिकों की छंटनी के लिए शाब्दिक परीक्षण सहयोगी है। वर्तमान समय प्रचलित है सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। बुद्धि मापन के लिए सर्वोच्च परीक्षण व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है। टर्मन ने अशाब्दिक परीक्षणों की आलोचना करते हुए शाब्दिक परीक्षणों को उचित ठहराया और कहा कि वो परीक्षण उचित परीक्षण नहीं होता जिसमें भाषा का प्रयोग ना हो। फिर इसमें आएगा सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में बनाया गया, जिसका नाम था बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। यह ओल्टी यक्स ने जर्मनी में प्रथम ओल्टियक्स ने अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सन 1917 में सैनिकों की छंटनी करने के लिए 2 प्रकार के सामूहिक परीक्षणों का निर्माण किया। फिर फर्स्ट है आर्मी अल्फा परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक अधिकारियों के लिए। फिर आर्मी बीटा परीक्षण, सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण, सेना में अन्य कर्मचारियों के लिए। बुद्धि परीक्षण के माध्यम से मानसिक आयु ज्ञात की जाती है। बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं और यही उसकी मानसिक योग्यता आयु होती है। टर्मिनल वर्ष जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। नोट: 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का बुद्धि मापन करते समय सूत्र में वास्तविक आयु का मान 16 ही रखा जाता है। टर्मन ने सन 1916 में स्टैलफोर्ड बिने परीक्षण के समय बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण की तालिका तैयार की जो निम्नलिखित है। फिर इसमें बुद्धि लब्धि और बुद्धि वर्ग, इसमें 140 से अधिक 2%, प्रतिभाशाली 120 से 139 7%, और इसमें है बुद्धि वर्ग प्रखर बुद्धि। फिर 110 से 119 ये 16%, और यह तीर बुद्धि वर्ग तीर बुद्धि। फिर 90 से है 109 ये 50%, ये सामान्य बुद्धि औसत। फिर 80 से 89 ये 16%। फिर मंद या पिछड़ा बालक मंगोलिज्म। फिर 70 से 79 ये 7%, ये निर्बल बुद्धि। फिर 70 से कम 2%, मूर्ख। फिर 70 से कम के प्रकार 50 से 69 के बीच में मूर्ख है, और 25 से 49 के बीच में मूढ़, और 25 से कम है जड़। फिर है सांवेगिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सन 1990 में 2 अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर व पीटर सैलो के द्वारा किया गया। फिर लेकिन वर्तमान समय में जिस रूप में संवेगात्मक बुद्धि की सर्वत्र चर्चा की जा रही है, इसका प्रमुख से एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक
डेनियल गोलमैन को जाता है। इन्होंने 1995 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों के माध्यम से इसे चर्चा का विषय बनाया। संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को जानने, समझने तथा उनका उचित प्रबंधन करने से है। संवेगात्मक बुद्धि की उपयोगिता कोई व्यक्ति जीवन में कितना सफल हो सकता है, इसकी भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि द्वारा की जा सकती है। सेकंड, जीवन को सुखमय व शांति प्रिय बनाने में संवेगात्मक बुद्धि योगदान देती है। थर्ड है, विद्यार्थी जीवन में मिलने वाली सफलता के पीछे भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान होता है। फिर संबंधों में प्रगाढ़ता लाने में भी संवेगात्मक बुद्धि का योगदान है। जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में वांछित सफलता प्राप्त करने में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान रहता है। फिर इसमें आएगा अभिप्रेरणा में है अभिप्रेरणा मोटिवेशन, लैटिन भाषा मोटम या मूवर्स अर्थात टू मूव, गति प्रदान करना। महत्वपूर्ण परिभाषा है अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शरीर को कार्य करने के लिए गति प्रदान करता है। अभिप्रेरणा ध्यान, आकर्षण, प्रलोभन या लालच की कला है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए तैयार करती है। स्किनर, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। सोरेनसन के अनुसार अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। फिर गुड के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। गेट्स अन्य के अनुसार अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती है। मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। फिर अभिप्रेरणा के प्रकार, साधारण तौर पर अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा। जन्मजात अभिप्रेरणा या आंतरिक या प्राथमिक या जैविक या सकारात्मक या अंतर्निहित अभिप्रेरणा। इसमें आएगा भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र, त्याग आदि। फिर सेकंड है अर्जित अभिप्रेरणा, भाव। फिर द्वितीयक अजैविक, नकारात्मक, सामाजिक। इसमें आएगा पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, सम्मान आदि। अब्राहम मैस्लो अभिप्रेरणा के प्रकार, जन्मजात, अर्जित। थॉमपसन के अनुसार दो प्रकार अभिप्रेरणा के, स्वाभाविक, कृत्रिम। फिर इसमें आएगा गैरेट के तीन प्रकार। गैरेट के अनुसार तीन प्रकार, जैविक, दैहिक, संवेग, मनोवैज्ञानिक मूल प्रवृत्तियां, उदाहरण क्रोध, भय, प्रेम, दुख। सामाजिक है सम्मान, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन। फिर है अभिप्रेरणा चक्र। इसमें आएगा मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र का प्रतिपादन किया। इसमें 3 सोपान होते हैं, आवश्यकता, सेकंड चालक या अंतर्नोद या परनोद। फिर थर्ड प्रोत्साहन या उद्दीपक। फिर आवश्यकता में आएगा प्राणी के शरीर में जब किसी चीज की कमी या अति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है उसे आवश्यकता कहते हैं। चालक या अंतर्नोद, परनोद, प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं। प्रोत्साहन या उद्दीपक,
प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है और चालक की चालकता में कमी आ जाती है एम बराबर होता है एन प्लस डी प्लस आई है आवश्यकता, एम है अभिप्रेरणा, आई है प्रोत्साहन, डी है चालक। फिर आवश्यकता चालक प्रोत्साहन। फर्स्ट है प्रेरणा, आवश्यकता में आएगा फर्स्ट है प्रेरणा के शरीर में पानी की कमी, चालक में होगा प्यास, और प्रोत्साहन में पानी। फिर है आवश्यकता में सेकंड भोजन की कमी, फिर चालक में आएगी भूख, फिर प्रोत्साहन में आएगी भोजन। फिर है आवश्यकता है नींद की कमी, फिर चालक है नींद, और फिर प्रोत्साहन है सोना। फिर है इसमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत में आएगा अभिप्रेरणक सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, प्रतिपादक है विलियम मैकडूगल। फिर 14 मूल प्रवृत्तियां बताई प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग होता है। फिर इसमें आएगा संवेग मूल प्रवृत्ति, ये इधर संवेग है तो मूल प्रवृत्ति भैंस होएगा, मूल प्रवृत्ति पलायन, और संवेग सेकंड क्रोध से युद्ध करने की इच्छा, फिर घृणा निर्वृत्ति, फिर वात्सल्य संतान कामना, करुणा में शरणागति, फिर आश्चर्य में जिज्ञासा, कामुकता में आएगी काम प्रवृत्ति, आत्महीनता दयनीय दुखी, फिर आत्म गौरव आत्माभिमान, एक ही का पन सामूहिकता, भूख है भोजन करने की इच्छा, स्वामित्व संग्रहण, प्रतिमान आएगा रचना। फिर इसमें आएगा प्रतिमान में रचना, आमोद का हंसी मजाक, उद्दीपक अनुक्रिया, प्रतिपादक है थॉर्नडाइक का, अनुक्रिया उद्दीपक आएगा प्रतिपादक BF स्किनर, प्रोत्साहन सिद्धांत प्रतिपादक बॉफमैन, अनुवांशिकी पेटेन का सिद्धांत, प्रतिपादक है लोरेंज। फिर है चालक अंतर्नोद परनोद का सिद्धांत, ये प्रतिपादक है C.H. हल। फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। फिर इसमें आएगा आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, इसमें प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो, उपनाम है मांग सिद्धांत। फिर अब्राहम मैस्लो ने मानव की आवश्यकताओं के आधार पर यह सिद्धांत दिया। बौद्धिक आवश्यकता, इसमें IAS आत्मसिद्धि, ठीक है। फिर इसमें आएगा सामाजिक से आएगा फर्स्ट है सम्मान की आवश्यकता, ये उच्च स्तरीय है, ठीक है। फिर आवश्यकता है इस सेकंड इसने वह संबंधता की आवश्यकता उच्च स्तरीय, और इसमें व्यक्तिगत में आएगी सुरक्षा की आवश्यकता। फिर आवश्यकता है LDC दैहिक सुरक्षा, ये निम्न स्तरीय है। मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रतिपादन डेविस C. मैकिल एंड व उनके शिष्य एटकिंसन। इस सिद्धांत के अनुसार किसी की उपलब्धि अभिप्रेरणा बन जाए या लंबी अवधि तक बनी हुई उपलब्धि अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका, फर्स्ट है लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, सेकंड है ध्यान केंद्रित करने में सहायक, थर्ड है मानसिक विकास में सहायक, फोर्थ है व्यवहार नियंत्रित करने में सहायक, फिफ्थ है अधिगम हेतु दिशा निर्देश, फिर है 6 नंबर सशक्त अधिगम दिशाओं का निर्माण, फिर अधिगम संबंधित असमानता, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी व्यक्तिक्रम। फिर इसमें आ जाएगा फिर सेकंड है डिसलेक्सिया, ये पठन वाचन संबंधी व्यक्तिक्रम। फिर है डिस्कैल्विया गणित संबंधी व्यक्तिक्रम, डिस्प्रैक्सिया लेखन वाचन व गणित में
व्यक्तिक्रम इसमें आ जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता में आएगा अर्थ एवं स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, प्रतिभाशाली धीमी गति से सीखने वाले बालक, औपचारिक व्यक्तिगत भिन्नता का अभिप्राय एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप में भिन्न नजर आने से है। प्रकृति में प्रत्येक प्राणी को इस प्रकार से बनाया है कि वह दूसरे व्यक्ति से भिन्नता रखता है, यही व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रत्यय मनोविज्ञान के क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में आया। इसे लाने का श्रेय इंग्लैंड के निवासी फ्रांसीसी गाल्टन, टर्मन, थॉर्नडाइक, स्किनर आदि को दिया जाता है। वर्तमान बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली की कल्पना व्यक्तिगत विभिन्न के बिना अधूरी है। फिर परिभाषाएं में आएगा स्किनर के अनुसार संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई सा भी ऐसा पहलू जिसका माप किया जा सके उसे व्यक्तिगत भिन्नता में शामिल किया जाता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार कोई भी दो व्यक्तियों का एक समान न होना ही व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार औसत से फिर बहुत कम फिर बहुत अधिक फिर वर्तमान समय व्यक्तिगत भिन्नता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। यह व्यक्ति विशेष के गुण या लक्षण विशेष के प्राप्तांक का उसके बड़े समूह पर प्राप्तांक से मध्यम मान से विचलन ही व्यक्तिगत भिन्नता है। व्यक्तिगत भिन्नता के स्रोत, कारक, कारण, वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, प्रजाति, देश, आयु एवं परिपक्वता, बुद्धि, अधिगम, स्थिति एवं शिक्षा। फिर इसमें आएगा लिंग भेद के बाद है आवश्यकता के विशेष आवश्यकता के बालक। यह प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक जो सभी कार्यों को असामान्य बालकों की तुलना में श्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक जन्मजात होते हैं और उपयुक्त वातावरण मिलता है तो इनके गुणों का और अधिक विकास होता है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं। फर्स्ट है शब्दकोशों की विशालता, अध्ययन कार्यों में अद्वितीय सफलता, सामान्य ज्ञान में श्रेष्ठ, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रभाव। फिर बुद्धि लब्धि 140 से अधिक। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था। फिर इसमें आएगा फर्स्ट है सामान्य रूप से कक्षा 29 विस्तृत एवं विशेष पाठ्यक्रम। वह शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। फिर संस्कृति की शिक्षा। फिर सामान्य बालकों के साथ शिक्षा, विशेष अध्ययन की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। फिर नृत्यों का प्रशिक्षण, धीमी गति से सीखने वाले बालक या पिछड़े बालक। इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। पिछड़ा बालक वह है जो अपनी कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के सामान्य छात्रों से पीछे रहता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है यदि वह अपनी आयु के समक्ष उपलब्धियां प्राप्त नहीं कर पाता है, जब उसे उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता है। पहचान या विशेषताएं। धीमी गति से सीखते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम उपलब्धि। इसमें आएगा जीवन के प्रति
निराशा का भाव। फिर सामान्य पाठ्यक्रम से सीखने में असमर्थ, सामान्य प्रशिक्षण विधियों से सीखने में असमर्थ, धीमी गति से सीखने वाले बालकों की शिक्षा व्यवस्था। फर्स्ट है विशेष विद्यालयों की व्यवस्था, विशेष कक्षाओं का आयोजन, सरल एवं संक्षिप्त पाठ्यक्रम, हस्त कौशल की शिक्षा, विशेष शिक्षकों की व्यवस्था, विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग। यह बाल अपचारी बालक ब्रैकेट में अपराधी, बाल अपचारी बालक ऐसा होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति समाज द्वारा अस्वीकृत तरीके से करता है या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बने नियमों व कानूनों का उल्लंघन करता है, वह बाल अपचारी बालक कहलाता है। इनकी आयु 7 से अधिक 18 से कम होती है। बाल अपराध में आएगा मनोविज्ञान का जनक सीजर ब्रेसो है। बाल अपचारी बालक की पहचान या विशेषताएं। फर्स्ट है शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट, फिर छोटे बच्चों को परेशान करना, थर्ड विद्यालय की समाप्ति को नुकसान पहुंचाने वाला, सत्ता को चुनौती देने वाला, अध्ययन करने में व्यवधान उत्पन्न करने वाला, चोरी करने वाला, झगड़ा करने वाला, अपशब्द कहने वाला, यौन अपराध करने वाला आदि। बल अपचारी बालक की शिक्षा व्यवस्था, उचित वातावरण, उचित व्यवहार, निर्देशन व परामर्श उचित होना चाहिए। फिर इसमें आएगा होना चाहिए। फिर युवा गोष्ठियों की स्थापना, पर्याप्त स्वतंत्रता, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, उपचारात्मक एवं व्यावसायिक कक्षा में शिक्षा व्यवस्था। फिर इसमें आएगा विकास एवं शिक्षा में निहितार्थ, अभिरुचि, अभिवृत्ति, आदत, आत्मा, संप्रत्यय, सामाजिक कौशल, रुचि। फिर अभिरुचि या अभियोग्यता, अभिक्षमता। अभिरुचि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो व्यक्ति की वर्तमान परिस्थितियों व विशेषताओं के आधार पर यह भविष्यवाणी करता है कि व्यक्ति परीक्षण के बाद किसी विषय या क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। अभिरुचि एक व्यक्ति के क्षेत्र विशेष में सफल होने की संभावनाओं का आकलन है। नोट: अभिरुचि जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की होती है। फिर है अभिरुचि के प्रकार। यांत्रिक अभिरुचि जैसे पढ़ाईगिरी, मोटर वाहन ठीक करना, इंजीनियर। फिर है सेकंड संवेगात्मक अभिरुचि जैसे घृणा शक्ति, स्वाद शक्ति, ईर्षा शक्ति। फिर कलात्मक अभिरुचि जैसे संगीत, नृत्य, फोटोग्राफी, कविता रचना। फिर शैक्षिक अभिरुचि में जैसे वैज्ञानिक, अध्यापक, इंजीनियर। फिर व्यावसायिक अभिरुचि जैसे लिपिक कार्य, वकालत कार्य, शिक्षण अभिरुचि। फिर अभिरुचि का मापन, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, निर्माण अमेरिका 1962। फिर है इसमें विभेदक अभिरुचि परीक्षण, निर्माण 1947, सीसोर बिने वेसमैन अमेरिका। विशेष अभिरुचि का परीक्षण, निर्माण अमेरिका। फिर अभिरुचि का शैक्षिक महत्व, बालकों की अभिरुचि को पता करके उन्हें उचित एवं शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श दिया जा सकता है। फिर इसमें अभिवृत्ति या मनोवृत्ति। अभिवृत्ति का अभिप्राय दृष्टिकोण या नजरिए से है। अभिवृत्ति एक व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक है। अभिवृत्ति अर्जित व परिवर्तनशील होती है। अभिवृत्ति के प्रकार। अभिवृत्ति 3 प्रकार के होते हैं। सामाजिक अभिवृत्ति, फिर
व्यक्ति विशेष के प्रति अभिवृत्ति, समूह के प्रति अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मापन, प्रत्यक्ष प्रश्नावली विधि, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि, यह परिमापन विधियाँ, युगम तुलनात्मक विधि, प्रवर्तक है थर्स्टन ने 1927 में यह विधि दी, सबसे प्राचीन विधि। फिर इसमें आएगा अंतर्दृष्टि, समदृष्टि अंतर विधि, प्रवर्तक हैं थर्स्टन व चेब ने 1929 में दी। योग निर्धारण विधि, प्रवर्तक हैं लीकार्ट ने यह 1932 में दी। नोट है दूसरी व तीसरी विधि सर्वाधिक प्रचलित है। फर्स्ट है विद्यार्थियों की अवांछित मनोवृत्तियों को वांछित अभिवृत्तियों में रूपांतरित करवाया जा सकता है। फिर इसमें है आदत में आएगा लैटिन भाषा के हैबिट है बरे से बना है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। इस प्रकार आदत एक सीखा गया या अर्जित व्यवहार है जो बाद में अपने आप होने लगता है। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गैरेट के अनुसार आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो जितनी बार दोहराया जाता है यंत्रवत हो जाता है। ले डेल के अनुसार आदत कार्य का वह रूप है जो प्रारंभ में स्वेच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, जो बार बार किए जाने के बाद स्वतः होने लगता है। विलियम जेम्स के अनुसार प्राणी के पूर्ववर्त व्यवहारों की पुनरावृत्ति ही आदत है। आदत के प्रकार। वेलेंटाइन ने आदत के 7 प्रकार बताए। यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधित आदत इसमें आएगा। इसमें सेकंड यांत्रिक आदतें, सेकंड है शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदत, नाड़ी संबंधी, फिर भाषा संबंधी आदतें, विचार संबंधी आदतें, भावना संबंधी आदतें, नैतिकता संबंधी आदतें। आदत का शैक्षिक महत्व। फर्स्ट है शैक्षिक आदतें व्यक्ति को सर्वाधिक विकास में योगदान प्रदान करती है। फिर सेकंड आदतें चरित्र का निर्माण करती है, इसलिए कहा गया है कि चरित्र आदतों का पुंज है। फिर इसमें आदतें व्यक्ति का आवरण है, क्ले पर या फ्लेफट ने। फिर जब कोई सीखा गया कार्य बन जाता है तो उस कार्य को करने में थकान नहीं होती और कार्य कुशलता बढ़ती है। फिर इसमें आएगा आत्मसंप्रत्यय में आएगा। आत्मसंप्रत्यय का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के बारे में किसी राय मत था धारण को निर्मित करने की प्रक्रिया से है। आत्म अनुभूति, आत्मचिंतन या आत्म संप्रत्यय के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में जानता है। वह अपनी शक्तियों, दुर्बलताओं, सफलताओं व असफलताओं के बारे में परिचित होता है। फिर आत्म संप्रत्यय का विचार रेन डेस्कार्टेस द्वारा किया गया। यह इन्होंने संज्ञान बुद्धि अर्थात स्वयं पहचान के संदर्भ में आत्म संप्रत्यय पर चर्चा की, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा विलियम जेम्स ने 1896 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल साइकोलॉजी में आत्म संप्रत्यय के 4 घटक बताए। फिर है भौतिक आत्म संप्रत्यय, आध्यात्मिक आत्म संप्रत्यय, फिर इसमें सामाजिक आत्म संप्रत्यय, फिर इसमें शुद्ध अहम आत्म संप्रत्यय। फिर इसमें आत्म संप्रत्यय के 2 पक्ष होते हैं प्रकार।
फर्स्ट है वास्तविक आत्मसंपर्क, जैसे मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। आदर्श आत्मसंपर्क, मैं क्या बनना चाहता हूँ। फिर इसमें आत्मसंपर्क के पक्ष, शारीरिक आत्मसंपर्क के पक्ष, इसमें शारीरिक पक्ष, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्तियों से परिचित होते हैं। मनोवैज्ञानिक पक्ष, इसके अंतर्गत अपनी व्यावहारिक सफलता व असफलता से परिचित होते हैं। आत्मसंपर्क का शैक्षिक महत्व, फर्स्ट है अध्यापक छात्रों में आत्मसंपर्क विकसित करके उन्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे सकता है। सामाजिक कौशल का अभिप्राय उन न्यूनतम योग्यताओं और कुशलताओं से है जिन्हें एक श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक माना गया है। सामाजिक कौशल से परिपूर्ण व्यक्ति वर्तमान लोकतांत्रिक समाज में एक आदर्श नागरिक की भूमिका निर्वाह करता है। फिर इसमें आएगा सामाजिक कौशल के प्रकार। इसमें आ जाएगा सामाजिक भावना का विकास या कौशल, सामाजिक जागरूकता, संप्रेषण कौशल, अंतर व्यक्ति संबंधों का कौशल, नेतृत्व का कौशल, समस्या समाधान कौशल। यह शैक्षिक महत्व विद्यार्थी में सामाजिक कौशल का विकास करके उन्हें श्रेष्ठ सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। रुचि का अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्रक्रिया के ध्यान देना, आकर्षित होना या पसंद करने की प्रक्रिया से है। नोट: रुचि जन्मजात व अर्जित दोनों प्रकार की होती हैं। सुपर ने रुचि के 4 प्रकार बताए। अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शित रुचि, आंकलित रुचि, फिर सूचित रुचि। फिर इसमें है रुचि मापन की विधियाँ, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि। फिर इसमें है अवलोकन विधि, फिर उपलब्धि परीक्षा। फिर इसमें रुचि सूची। फिर इसमें आएगा विश्व में सर्वप्रथम रुचि परीक्षण का निर्माण सन 1919 में कनिंगे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में हुआ। फिर भारत में प्रथम रुचि परीक्षण 1956 में इलाहाबाद मनोवैज्ञानिक ब्यूरो द्वारा बनाया गया, जो कूडर रुचि सूची का रूपांतरण है।